नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात सीएम धामी की। तो सीएम पुष्कर धामी आज 2 दिन के दौरे पर अयोध्या जा रहे हैं। सीएम धामी दोपहर 2:45 बजे अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो नया घाट स्थित सरयू होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम को 4:30 बजे हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक जाने वाली राम बारात में शामिल होंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। शाम को सरयू आरती में भी सीएम धामी शामिल होंगे। देर शाम सीएम धामी दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम के आयोजन में भी भजन संध्या में वो शामिल होंगे। रविवार को सीएम धामी यज्ञ में शामिल होंगे और धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम छावनी में उनकी मुलाकात होगी और कल सुबह 11:30 बजे वापस वो देहरादून लौट आएंगे। और हम आपको बता दें, पीएम के केदारनाथ दौरे और सीएम अपने अयोध्या दौरे पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं जरा। देखिए, संजोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है, उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे सांसों में भी भगवान राम बसते हैं। तो मैं भी उनके दर्शन करके निश्चित रूप से जो सेवा कार्य है और भगवान राम का जो जीवन रहा है, जो उनका राज रहा है, आदर्श राज रहा है, उसी को आज देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है। और अभी ये संजोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, चूँकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव। तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। हाँ, वहाँ पर चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई हैं, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। मंत्रिमंडल ये क्या सरकार इसे भरेगी? अभी तो क्योंकि सरकार में देखिए ऐसा है कि अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, इसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। और सीएम धामी आज देहरादून के मोहकमपुर में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इस सेंटर का निर्माण हंस फाउंडेशन ने किया है, जिसका उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। इसके अलावा सीएम कई परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ भी करने वाले हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय ने आगामी विधानसभा चुनाव में पोलिंग की तारीख 15 मार्च करने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों को एक चिट्ठी भी लिखी है। किशोर उपाध्याय ने लिखी चिट्ठी सभी पार्टियों को पत्र लिखा है। पोलिंग तारीख 15 मार्च करने की अपील की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये चिट्ठी है और पोलिंग तारीख को 15 मार्च कराने की अपील की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं किशोर उपाध्याय और उन्होंने पोलिंग को लेकर एक तारीख की बात कही है और सभी पार्टियों को एक चिट्ठी लिखी है। तो किशोर उपाध्याय ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अमूमन अगर उत्तराखंड के चुनाव की बात की जाए तो फरवरी में हो जाती है, लेकिन उनका कहना है 15 मार्च को पोलिंग कराई जाए, इसकी अपील उन्होंने की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। किशोर जी, आपने एक चिट्ठी लिखी,
15 मार्च को आपने कहा है कि पोलिंग कराने की बात, क्या वजह इसके पीछे है कि आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी और 15 मार्च की तारीख की अपील आप करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं नीलू जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरे पत्र का संज्ञान लिया। मैं पिछली बार हम बड़े लंबे समय से लगभग 78 से चुनाव अभियानों को देख रहे हैं और लोकतंत्र का इष्ट देवता मतदाता होता है। मतदाता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ उत्तराखंड में उस समय बर्फबारी होती है, बारिश होती है, बहुत ठंड होती है। मैं पिछली बार जब अध्यक्ष था 2016 में, तो मैं इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास गया था कि आप अंतिम चरण में चुनाव करवाइए, तब तक कुछ यहाँ ठंड कम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और 15 फरवरी को चुनाव करवा दिया, जबकि हमारी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 मार्च तक है। तो अगर आप एक हफ्ते पहले चुनाव करवाते हैं तो मार्च के महीने में यहाँ थोड़ा सा जो है ठंड कम हो जाती है, ऊपर बर्फ पड़ी रहती है पर्वतीय क्षेत्र में, तो मतदाता को बहुत परेशानी होती है। राजनीतिक दल हैं या सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव में जिनका काम है, तो उनकी तो मजबूरी है, लेकिन मतदाता की कोई मजबूरी नहीं है। और आप ठीक है किशोर जी, आपको लगता है कि चुनौतियां बहुत होती हैं, चाहे वो मतदान कर्मचारी हो या मतदाता हो, परेशानी होती है, लेकिन किशोर जी ये बताइए कि इस चिट्ठी के लिखे जाने के बाद से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स अब तक मिला है क्या? मुझे रिस्पॉन्स जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एस.सी. सचान साहब, उनका रिस्पांस मिला है। उन्होंने मेरा समर्थन किया है। हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव साहब, उनका भी जो है मुझे संदेश मिला है कि वो पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने इस बात को उठाएंगे, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार है। मैं परसों कोशिश करूंगा कि चुनाव आयोग का इसमें क्या जो है वो रुख रहता है। और मेरे विचार से हमारी जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो, और मुख्य सचिव से भी और डीजीपी से, कि वो इलेक्शन कमीशन को कहें कि हमारे लोगों को भी परेशानी होती है, इसलिए अंतिम चरण में चुनाव करवाने में क्या बुराई है। आपके पास एम्पल टाइम है, जिससे आप विधानसभा का गठन जो है 23 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है किशोर जी, मेरा हम्बल सुझाव है। ठीक है किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किशोर उपाध्याय ने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा है सभी पार्टियों को और कहा यह है कि चूंकि फरवरी में अगर चुनाव होते हैं तो मौसम उस वक्त बहुत ठंडा होता है, इस वजह से जो जनता है उनको भी दिक्कत होती है और जो पोलिंग कर्मचारी होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, इसलिए इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर आधी रात से गंग नहर का बंद कर दिया गया है पानी। इसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साथ ही दिल्ली एनसीआर में पानी की किल्लत हो सकती है। आपको बता दें कि हर साल रखरखाव के चलते दशहरे से दिवाली तक गंग नहर को बंद कर दिया जाता है। यह नहर हरिद्वार से कानपुर तक जाती है और अब 4 नवंबर की रात को भीमगौड़ा बैराज से नहर में पानी छोड़ा जाएगा। और जम्मू कश्मीर में मेंढर सेक्टर में उत्तराखंड के 2 जवान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। मुठभेड़ में टिहरी के बिमाड़ गांव के जवान राइफलमैन विक्रम सिंह और चमोली के राइफलमैन योगंबर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज चल रहा था, इस दौरान उनका निधन हुआ। दोनों जवानों की शहादत की खबर पाकर उनके पैतृक गांव में शोक की लहर है। टेहरी के जवान विक्रम सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव बिमाड़ी पहुंचेगा, जहां पर कोटेश्वर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में आज 38 जाबाज अधिकारी आईटीबीपी के हिस्सा बन जाएंगे। एमबीबीएस की परीक्षा देकर भर्ती हुए ये सभी अधिकारी आज असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर्स बन जाएंगे। कोविड के दौरान सभी अधिकारियों ने ड्यूटी भी की थी। प्रेम गीत रुक गए। और मैदान में गन्ने की पैदावार और गन्ने का जूस मिलना एक आम बात है, लेकिन पहाड़ों पर गन्ने का जूस मिलना थोड़ा हैरान करने देने वाला है। चंपावत में उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रेम कश्यप ने गन्ने की ठेली लगाकर पहाड़ वासियों को गन्ने का जूस पिला रहे हैं। प्रेम कश्यप ने 2 लाख की लागत से एक मशीन खरीदकर अपना काम शुरू किया। अब स्थानीय लोग गन्ने के जूस का स्वाद ले रहे हैं। हूँ मैं यहाँ पर
और ये तराई में गन्ना होता है, यहाँ तो पहाड़ों में तो कुछ होने वाला हुआ ही नहीं, ना बड़ा गन्ना होता है, यहाँ कुछ नहीं ठहरा। बाहर मंगाता हूँ मैं गन्ना, यहाँ जो 2 लाख की जुगाड़ गाड़ी बनाई है मैंने, लोगों को मतलब जो उसका स्वाद भी चखा रहा हूँ, उनको भी आनंद आता है, मेरा बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। 2-2.5 किलो आज तक मैं बेच देता हूँ। गन्ने का जूस यहाँ मिलता तो है नहीं, वो मैदानी क्षेत्र में मिलता था। हम सब यहाँ ये गाड़ी मतलब अपने दम पर खरीद के घर घर जाके गन्ने का जूस देते हैं, जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है। और राज्य में चल रहे दल बदल पर यूकेडी ने सवाल उठाए हैं। यूकेडी नेता नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि राज्य हजारों करोड़ के कर्ज में है और नेता एक दल से दूसरे दल में आवाजाही कर रहे हैं। नैनीताल में यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के इन बड़े दलों को सत्ता इसलिए जनता ने दी कि पलायन के दंश के साथ रोजगार के सवाल को हल किया जा सके और पहाड़ी इलाकों की सुविधाएं कैसे मिले, रोजी रोटी की चिंता की जानी चाहिए। लेकिन दोनों दल एक दूसरे नेताओं के लिए दल बदल का खतरा बना हुआ है। यह है कि आज चुनाव जब नजदीक आ रहा है, चर्चा इस बात में होनी चाहिए कि तो 20-22 साल पहले हमने सपना देखा था, जिनमें 42 शहादतें हुई, पूरा उत्तराखंड आंदोलित हुआ, देश के प्रबुद्ध लोगों का भी बहुमत मिला था और ये था कि बहुत अच्छी स्टेट बनेगी, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ये देश के सामने भी उदाहरण बनेगी। आज हम कहां पर खड़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और यशपाल आर्य को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस खुद को आगे मान रही है। अब 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में यशपाल आर्य का बड़ा स्वागत होगा। कुमाऊं में इसे यशपाल आर्य के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है, तो कुमाऊं में कमजोर कही जाने वाली बीजेपी से इमेज बचाने की कोशिश भी बता रही है। एक सोमवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले यशपाल आर्य दूसरे सोमवार को कुमाऊं में कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में यशपाल आर्य के बड़े स्वागत की तैयारी है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में घर वापसी के बाद यशपाल आर्य कुमाऊं की राजनीति के केंद्र हल्द्वानी से 29 विधानसभा सीटों को सीधा संदेश देंगे। कांग्रेस का कहना है कि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य की पकड़ हर क्षेत्र और तबके में है। वो वापस आए, हमने उनका खुले दिल से स्वागत किया है, पार्टी की पूरी लीडरशिप ने स्वागत किया है। अब वो रैली कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको ये महसूस ना हो कि वो हमको छोड़ करके कुछ दिनों के लिए चले गए थे, तो इसलिए बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। बीते 4.5 साल में इस बात की चर्चा आम रही कि कुमाऊं में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कमजोर है। हालांकि अब मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से ही हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस कुमाऊं पर पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती। वहीं बीजेपी का कहना है कि यशपाल आर्य अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यशपाल आर्य जी एक वरिष्ठ नेता प्रदेश में रहे हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी बड़ी एकदम उनको बड़ा डैमेज हुआ है। जनता के बीच में उनकी जो एक इमेज थी, उस इमेज को धक्का लगा है। आप बार बार पार्टी बदलेंगे, आप बार बार इस तरह के जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यशपाल आर्य जी अपनी उस इमेज को बच जाए, उस इमेज में कुछ जो बहुत डेंट आया वो भर जाए। शायद इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करने से उनको, मुझे नहीं लगता, लेकिन जनता के बीच में जो एक बार इमेज बन जाती है वो फिर बनी रहती है। यशपाल आर्य की घर वापसी को कांग्रेस चुनाव से पहले बड़े बूस्टर के तौर पर देख रही है और मैसेज देने के लिए राजनीति के गढ़ हल्द्वानी को चुना गया है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि सीनियर लीडर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई हल्द्वानी सीट से साल 2022 में खुद यशपाल आर्य दावा ठोक सकते हैं। दीपांकर भट्ट, नेटवर्क 18, देहरादून। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी या फिर कांग्रेस एक दूसरे पर करप्शन को लेकर हमलावर है और राज्य में इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इसी बीच नेता विपक्ष का दावा है कि 2022 में लोकायुक्त वाली करप्शन फ्री सरकार मिलेगी। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, करप्शन के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी पूर्व सीएम हरीश रावत को शराब और स्टिंग पर घेर रही है, तो हरीश रावत ने खनन, कर्मकार और त्रिवेंद्र रावत के कथित स्टिंग को मुद्दा बनाया है। इस बीच नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 की सरकार करप्शन फ्री सरकार होगी और प्रदेश में लोकायुक्त भी बनेगा। राज्य को नितांत आवश्यकता है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस प्रदेश के अंदर हो, जिसको देने का वादा हमने किया है। और हम जब सरकार में आएंगे तो लोकायुक्त की स्थापना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
प्रीतम के बयान पर हरीश रावत का कहना है कि लोकायुक्त का प्रस्ताव 2016 में ही बन चुका था, लेकिन बीजेपी ने गवर्नर को दबाव में लेकर उसे बनने नहीं दिया और 2017 के बाद बीते 5 साल में पैसा कमाया, इसीलिए लोकायुक्त नहीं बनने दिया। उधर बीजेपी ने भी कहा है कि पैसा किसने और किसके साथियों ने कमाया ये सबको बताए। हमने तो बनाया है लोकायुक्त, हमने तो लोकायुक्त का चयन करके गवर्नर के पास भेज दिया, सर्वसम्मत चयन है। उसमें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर श्री अजय भट्ट जी के दस्तखत हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश की तरफ से वरिष्ठतम न्यायाधीश के दस्तखत हैं। सारी प्रक्रियाएं पालन करते हुए भेजा गया है। और ये तो भाजपा की सरकार थी जिसने गवर्नर को प्रभावित करके उनके पर दबाव डाल करके उसको अनुमोदित नहीं होने दिया, उस अनुमोदन के बिना नहीं रहा। देखा कि पैसा किसने कमाया, न स्वयं बल्कि स्वयं भी कमाया और कमाने के लिए प्रेरित भी किया। जब कहा आओ मंत्री बनो, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा, तो स्वयं तो कमाया ही कमाया, अपने साथियों को प्रेरित किया, कमाओ लूटो। त्रिवेंद्र सरकार में लोकायुक्त का बिल विधानसभा में तो आया, लेकिन कानून नहीं बन पाया और तब दलील दी गई कि जब करप्शन नहीं होगा तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है। लेकिन 2022 चुनाव में एक बार फिर लोकायुक्त का मुद्दा उठ गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।